एक ऐसी भयानक बीमारी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक रहस्यमयी अनिद्रा वायरस पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा था। संक्रमित लोग चाहे कितने भी थके हों, उन्हें नींद ही नहीं आती थी। शुरुआत में लक्षण मामूली लगे, दिमाग सुस्त पड़ जाना, ध्यान भटकना, प्रतिक्रिया धीमी हो जाना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और मरीज लगातार कई रातों तक नहीं सो पाए, हालात खतरनाक होने लगे। लोग चिड़चिड़े, गुस्सैल और हिंसक होने लगे। पर असली डर अभी बाकी था। जब पूरी दुनिया की नींद उड़ जाए तो हादसे होना तय है, और जब हादसे बढ़ते हैं तो समाज का संतुलन टूटने लगता है, कानून व्यवस्था डगमगाने लगती है और सभ्यता विनाश की ओर बढ़ने लगती है। स्वागत है 2026 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म। कहानी हमें ले जाती है स्वीडन के एक मशहूर स्की रिजॉर्ट पर। पहाड़ की ऊंचाई पर जा रही केबल कार अचानक खराब हो जाती है। जो केबिन आगे बढ़ना चाहिए था वो तेजी से उल्टा पीछे की ओर जाने लगता है। पर्यटक घबराकर चीखने लगते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन रूम में मौजूद कर्मचारी बस खाली आंखों से देख रहा था। न कोई बटन दबाया गया, न इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया। नतीजा, केबिन बेकाबू होकर घूमता है और यात्री बर्फ पर जा गिरते हैं। जब तक बचाव दल पहुंचता है, दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके होते हैं। इस हादसे का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। डॉक्टर एलेन घायलों का इलाज कर ही रही थी कि एक पुलिस अधिकारी घबराया हुआ उनके पास आता है। उसे शक था कि स्की रिजॉर्ट का कर्मचारी लुकास किसी प्रतिबंधित दवा के असर में था। पुलिस वाला उससे बार बार पूछता है, तुमने इमरजेंसी स्टॉप बटन क्यों नहीं दबाया? लेकिन लुकास सिर हिलाकर बस एक ही बात कहता है, मैं नहीं कर सका। डॉक्टर एलेन उसका ब्लड प्रेशर चेक करती है। लुकास अपनी ही हथेलियों को घूर रहा था और बड़बड़ा रहा था, ये बड़े हो रहे हैं। एलेन टॉर्च से उसकी आंखें चेक करती हैं। दोनों आंखें लाल, नसें उभरी हुई, शरीर थका हुआ, लेकिन दिमाग असामान्य रूप से उत्तेजित। उसका शरीर नींद की कमी से टूट चुका था। एलेन उसे आराम करने की सलाह देती है, लेकिन लुकास फिर वही कहता है, मैं सो नहीं सकता। एलेन पुलिस से कहती है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, पर पुलिस अधिकारी उसे थाने ले जाने पर अड्डा रहता है। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी सड़क पर बढ़ रही होती है। तभी अचानक लुकास बेकाबू हो जाता है। अराजकता के बीच वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर जंगल की ओर भाग जाता है। दूसरी ओर जश्न का माहौल। उसी समय स्वीडन की सबसे बड़ी दवा कंपनी के अधिकारी एक शानदार पार्टी में जश्न मना रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्वास्थ्य मंत्रालय से अरबों का दवा ऑर्डर हासिल किया था। सीईओ मेहमानों के बीच मुस्कुराते हुए घूम रहा था। उसके चेहरे से जीत की चमक गायब ही नहीं हो रही थी। तभी रिसर्च डिपार्टमेंट की वैज्ञानिक मैटी हड़बड़ाते हुए पार्टी में घुसती है। उसका चेहरा गंभीर था। वो बताती है, नई विकसित दवा में घातक खामी है, उसे तुरंत बंद करना और रिपोर्ट करना जरूरी है। लेकिन पार्टी में स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी मौजूद थे। सीईओ ने रिपोर्ट सरसरी तौर पर देखी और सिक्योरिटी से मैटी को बाहर निकलवा दिया। शहर के अलग अलग कोनों में अजीब घटनाएं होने लगी। एक जिम में एक महिला ट्रेडमिल पर लगातार दौड़ती रही। इतना दौड़ी कि थकान से उछलकर गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब उत्तेजना थी। वो कह रही थी, मैं खुद को इतना थका दूंगी कि शायद नींद आ जाए। उधर स्वास्थ्य मंत्री समाचार देख रही थी। हर चैनल पर एक ही खबर, अनिद्रा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल मरीजों से भर चुके थे, लेकिन अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब एक बड़े विनाश की शुरुआत है। लुकास की आखिरी कॉल। रात में डॉक्टर एलेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर थी। तभी उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर लुकास था। उसकी आवाज टूटी हुई, घबराई हुई। वो बार बार कह रहा था, कृपया मुझे बचा लीजिए। एलेन पहले ही पुलिस की लापरवाही से नाराज थी। उन्होंने पुलिस को सूचना देने के बजाय खुद लुकास के भी पते पर जाने का फैसला किया। दरवाजा आधा खुला था। घर के अंदर सन्नाटा था। किचन में नल खुला हुआ था। फ्रिज के अंदर से हल्की आवाज आ रही थी। बाथरूम की लाइट जल रही थी। एलेन जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, वो देखती हैं लुकास फर्श पर पड़ा है। उसका शरीर ठंडा, कठोर, वो मर चुका था। आसमान में एक और त्रासदी। उसी समय दवा कंपनी का सीईओ अपने प्राइवेट जेट से मुख्यालय लौट रहा था। उसे अचानक मैटी की रिपोर्ट याद आती है। रिपोर्ट में लिखा था, कच्चे माल का एक टैंक लीक हो गया था, जिससे पास का भूजल दूषित हो सकता है। यह जनता के लिए विनाशकारी हो सकता था। सीईओ अपने अधीनस्थों को कॉल करना चाहता है, लेकिन विमान में सिग्नल नहीं था। तभी विमान अचानक बुरी तरह हिलने लगता है। यात्री घबराकर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन असली भयावह सच्चाई ये थी, पायलट पहले ही बेहोश हो चुका था। उसकी आंखें भी लुकास की तरह लाल थीं। वो भी कई दिनों से नहीं सोया था। कुछ ही पलों में विमान जमीन की ओर गिरने लगता है। अगली सुबह खबर फैलती है, विमान दुर्घटनाग्रस्त। 170 लोगों की मौके पर मौत, और किसी को अंदाजा भी नहीं कि इसका संबंध उसी अनिद्रा वायरस से है। डॉक्टर एलेन की गर्लफ्रेंड की आंखें भी अब लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसने इसे सिर्फ नींद की कमी समझकर नजरअंदाज कर दिया। यही लापरवाही आगे चलकर सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। स्वीडन की कैबिनेट ने आपात बैठक बुलाई। मेडिकल रिपोर्ट देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ 10 दिनों में 4000 लोग एक ही न्यूरोलॉजिकल बीमारी से संक्रमित पाए गए। इस बीमारी का एक ही मुख्य लक्षण था, नींद का पूरी तरह खत्म हो जाना। शुरुआत में नींद आने में दिक्कत, फिर रात भर जागना, धीरे धीरे याददाश्त कमजोर, ध्यान भंग और आखिर में हिंसक व्यवहार। मामले तेजी से बढ़ते जा रहे थे और अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक बीमारी है या मानव सभ्यता के अंत की शुरुआत? धीरे धीरे डर पूरे समाज में फैलने लगा। सोशल मीडिया पर लोग इस अजीब बीमारी पर बहस करने लगे। किसी ने इसे नाम दिया वाका। अगर विमान हादसे ने ऊंचे अधिकारियों को न झकझोरा होता तो शायद कोई भी इस बीमारी की असली भयावहता को समझ नहीं पाता। सोचिए, एक अनुभवी पायलट उड़ान के दौरान नियंत्रण खो देता है, तो फिर हर हाई रिस्क प्रोफेशन, पायलट, डॉक्टर, ड्राइवर, सैनिक, सब चलते फिरते टाइम बम बन सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये थी
कि स्वास्थ्य मंत्रालय को अभी तक बीमारी का कारण नहीं मिला था। मरीजों की संख्या हर घंटे बढ़ रही थी। लोगों को लगने लगा था ये बीमारी संक्रामक है। रक्षा मंत्री ने तो और भी चौंकाने वाला बयान दिया। उनका मानना था ये कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं बल्कि जैविक हमला हो सकता है या फिर कोई अज्ञात साउंड वेपन। प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर एलन की गर्लफ्रेंड कर्ली प्रधानमंत्री का शेड्यूल तैयार कर रही थी। तभी उसकी सीनियर अधिकारी आकर उसे आदेश देने लगी। कर्ली पहले से तनाव में थी। उसने साफ कहा, मैं प्रधानमंत्री की निजी सचिव हूँ, आपकी अधीनस्थ नहीं। लेकिन सीनियर ने व्यंग्य से उसका अपमान किया। बस उसी पल कुछ टूट गया। कर्ली ने मेज से पेन स्टैंड उठाया और गुस्से में उसकी गर्दन पर दे मारा। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सीनियर की जान बच गई। लेकिन कर्ली को देखकर एलन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहले ही सिडेटिव इंजेक्शन दिया गया था, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। स्पष्ट था वो भी वाका की शिकार हो चुकी थी। उधर प्रधानमंत्री विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा में भाषण दे रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें भी खून सी लाल थीं, आवाज लड़खड़ा रही थी और भाषण के बीच में ही वो अचानक गिर पड़ी। कुछ ही घंटों बाद खबर आई प्रधानमंत्री की मृत्यु, कारण अत्यधिक थकान से हृदय गति रुकना। लेकिन जब लैब में उनके खून की जांच हुई तो उसमें भी उसी अज्ञात वायरस के निशान मिले। अब ये सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं रहा था, ये राष्ट्रीय आपदा थी। एक अंधेरे कमरे में टोपी पहने एक रहस्यमयी आदमी विल्सन नाम के इंजीनियर से मिल रहा था। उसने कहा अगला हमला जल्द होगा। उसे एक गुप्त मिशन के लिए तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए था, ऐसा व्यक्ति जो राजनीति या मीडिया से प्रभावित न हो। काफी लालच देने के बाद विल्सन ने हामी भर दी, लेकिन चेतावनी साफ थी, ये मिशन टॉप सीक्रेट है। अगर राज खुला तो सिर्फ विल्सन ही नहीं, उसका परिवार भी खतरे में होगा। दवा कंपनी की लैब में एक महिला शोधकर्ता घबराई हुई थी। उसे पता चला कच्चे माल का टैंक नंबर 4 2 दिन पहले लीक हो गया था। वो मैटी को कॉल करती है। मैटी टूट चुकी थी। उसने बताया मेंटेनेंस में देरी की वजह से टैंक फट गया और शहर का पूरा पानी दूषित हो गया। उसने अपने घर के पानी की जांच की थी, वायरस मौजूद था। उसकी आवाज में निराशा थी। वो खुद को दोषी मान रही थी और आत्महत्या की बात कर रही थी। अगली सुबह महिला शोधकर्ता सबूत लेकर सिटी हॉल पहुंची। उधर नई प्रधानमंत्री क्रिस को अभी पद संभाले कुछ ही दिन हुए थे कि उन्हें डिजीज कंट्रोल सेंटर से फोन आया। दवा कंपनी का वायरस 2 हफ्ते पहले ही शहर के पानी में फैल चुका था। क्रिस सन्न रह गई। यही वो कंपनी थी जिसे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने अरबों का ऑर्डर दिया था। अब अस्पतालों में जगह नहीं थी। डॉक्टर लाचार थे। कितने भी सिडेटिव इंजेक्शन दे दो, मरीज सो ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों के पास बस एक ही विकल्प था, इंतजार, जब तक मरीज की हालत बिगड़कर मौत में न बदल जाए। आखिरकार लैब रिपोर्ट आ गई। वायरस सीधे न्यूरॉन्स पर हमला कर रहा था, दिमाग को सोने की अवस्था में जाने से रोक रहा था। धीरे धीरे मस्तिष्क की कोशिकाएं मर रही थीं। फ्रंटल लोब को नुकसान पहुंच रहा था। नतीजा याददाश्त खत्म, व्यवहार असामान्य, हिंसक प्रवृत्ति। क्रिस ने पूछा इलाज कब तक? वैज्ञानिकों ने सिर हिलाया। हम जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, शायद संक्रमण रोकने का तरीका मिल जाए, लेकिन इलाज निकट भविष्य में संभव नहीं। क्रिस ने जनता को सच्चाई बताने का फैसला किया। वायरस संक्रामक है, घातक है, लोग घरों में रहें, भीड़ से बचें। लेकिन असली खतरा अभी समझ में नहीं आया था। अगर कोई व्यक्ति काम करते वक्त कुछ सेकंड के लिए भी भ्रमित हो जाए तो एक और हादसा हो सकता है। पिछले 2 दिनों में शहर में कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे और अंधेरे में कुछ संगठन हालात का फायदा उठाने की तैयारी कर रहे थे। क्रिस को पद संभाले 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और वो पूरी तरह थक चुकी थी। सबसे डरावनी बात, उनकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। पूरे शहर में अनिद्रा वायरस विस्फोट की तरह फैल चुका था। सरकार के पास न कोई इलाज था, न कोई ठोस बचाव योजना, बल्कि उन्होंने सख्त आदेश जारी कर दिया, संक्रमित लोग घरों में बंद रहें और वहीं इंतजार करें, यानी धीरे धीरे मौत का इंतजार। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। उनके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। सवाल सिर्फ एक था, क्या वो चुपचाप मरने का इंतजार करेंगे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्रिस ने वायरस की जानकारी सार्वजनिक की ही थी कि उसी रात मुख्य वायरस विशेषज्ञ का फोन आया। नई खोज सामने आई थी। संक्रमित लोगों की आंखों का लाल होना सिर्फ थकान नहीं था, वो दरअसल मस्तिष्क में रक्तस्राव का संकेत था। जब लाल नसें लगभग पूरा घेरा बना लेती हैं, तो समझिए मौत करीब है। संक्रमण के लगभग 10 दिन बाद आंखों में पूरा लाल घेरा बन जाता है और वही अंतिम समय होता है। फोन सुनकर क्रिस सन्न रह गया, क्योंकि उसकी अपनी आंखों में लाल नसें आधा चक्र पूरा कर चुकी थी। मतलब उसके पास भी ज्यादा समय नहीं था। अगली सुबह हजारों लोग सड़कों पर थे। किसी ने अफवाह फैलाई थी, इस वायरस के पीछे नई सरकार का हाथ है। और क्योंकि दवा कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर क्रिस ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए दिया था, भीड़ ने उसे दोषी मान लिया। क्रिस के पास सफाई देने का समय नहीं था। कैबिनेट मीटिंग में उसने घोषणा की, जिसकी आंखों में लालिमा शुरू हो चुकी है। उसके पास अधिकतम 10-12 दिन ही है। वो चाहता था कि सच जनता के सामने रखा जाए, ताकि लोग अपने अंतिम दिनों को समझदारी से जी सकें। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने विरोध किया, ये समाज में और अराजकता फैलाएगा। फिर भी क्रिस ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी सच्चाई बता दी, संक्रमण से मृत्यु तक का पूरा टाइमलाइन सार्वजनिक कर दिया और अंत में देश से माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट में अफरा तफरी मच गई। अधिकांश मंत्री खुद संक्रमित थे या उनके परिवार संक्रमित थे। नियम के अनुसार सबसे वरिष्ठ मंत्री को पद संभालना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत थी। इसलिए विदेश मंत्री सागा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। सागा ने शर्त रखी, वो रक्षा मंत्रालय भी अपने पास रखेगा, क्योंकि हालात नियंत्रण से बाहर थे। और अगले ही दिन स्वीडन
स्वीडन के इतिहास का सबसे सख्त लॉकडाउन लागू हुआ। दिन हो या रात, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सैनिक सड़कों पर तैनात कर दिए गए। दवा लेने जाना भी अपराध जैसा हो गया। लेकिन लोग घर में बैठकर मरने को तैयार नहीं थे। हजारों लोग पुलिस की ढालों से भिड़ गए। लाठी, आंसू गैस, गोलियां, शहर युद्ध भूमि बन चुका था। उधर विल्सन, जो पहले ही एक गुप्त मिशन में शामिल हो चुका था, अब उसने बम तैयार कर लिया था। उसका इरादा साफ था, सही समय पर सरकार को गहरा घाव देना। देश गृहयुद्ध की कगार पर था। इस्तीफा देने के बाद क्रिस ने एक और फैसला किया। उसका बेटा यूगू शहर के बाहर जेल में सजा काट रहा था। हालात बिगड़ने से पहले उसे घर लाना जरूरी था। विडंबना ये थी, पिता पुत्र का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। क्रिस ने ही उसे गैर कानूनी दवाइयों के मामले में खुद पुलिस को सौंपा था। लंबे दर्द से बेहतर है छोटा दर्द, उसने यही सोचकर किया था। लेकिन जेल हालात से भी बदतर निकली। कैदी रोज मारपीट करते, हिंसा आम थी। यूगो कई दिनों से फोन कर रहा था। लोग मुझे मारना चाहते हैं, कहते हैं मेरे पिता ने ये वायरस फैलाया। क्रिस ने इसे बहाना समझा, पर उसी रात कैदियों ने सच में उसे बुरी तरह पीटा। अगली सुबह जेल में दंगा भड़क उठा। यूगो एक कोने में छिपा रहा और शायद वही फैसला उसकी जान बचा गया। क्रिस बेटे को लेने निकला, लेकिन शहर से बाहर जाने वाले रास्ते सील थे। आधिकारिक पास जरूरी था। सैनिकों ने उसे रोका। पहले तो उसने अपनी पहचान दिखाकर समझाने की कोशिश की, पर जब बात नहीं बनी तो उसने बैरिकेड तोड़ दिया। सैनिकों ने औपचारिक चेतावनी दी, लेकिन शायद उसके पूर्व प्रधानमंत्री होने के कारण गोली नहीं चलाई। वो निकल गया। उधर डॉक्टर एलन अस्पताल में रोज मौत देख रही थी। सैकड़ों संक्रमित, लाल आंखें, नींद से वंचित दिमाग और धीरे धीरे पागलपन में बदलती भीड़। वो समझ चुकी थी, अब ये सिर्फ मेडिकल संकट नहीं, मानव सभ्यता की परीक्षा है। एलन किसी भी डॉक्टर से ज्यादा अच्छी तरह जानती थी कि संक्रमित लोगों की मौत कब तय हो जाती है। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड कर्ली की आंखों में लाल नसों का जाल हर दिन और घना होते देखा, तो उसके अंदर का डर शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। एक दिन उसने देखा कि एक डॉक्टर ने कर्ली के बिस्तर के पास काली टेप लगा दी है। एलिन समझ गई, ये संकेत था कि मरीज अंतिम अवस्था में है और अब उपचार छोड़ दिया गया है। वह तुरंत अपने सहकर्मियों से बहस करने पहुंच गई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ली को अस्पताल में 10 दिन हो चुके थे। अनुभव के अनुसार अब उसके पास अधिकतम 3 दिन थे। उसके अंग एक एक कर जवाब दे देंगे, लेकिन एलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। जब अस्पताल इलाज नहीं कर सकता तो वह खुद रास्ता खोजेगी। वह कर्ली को लेकर अस्पताल से निकल आई और दोनों अपने घर लौट आए। कर्ली को ठंडे पानी में तैरने की आदत थी। अब उसमें तैरने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरे बाथटब में लेट गई। लगातार नजदीकी संपर्क के कारण एलिन भी संक्रमित हो चुकी थी। लेकिन तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की। कर्ली की मानसिक हालत थोड़ी बेहतर लग रही थी। उसकी आंखों की लाल नसें भी हल्की पड़ गई थी। शक की एक चिंगारी उम्मीद में बदलने लगी। एलिन ने इंटरनेट पर रिसर्च खंगाली। वास्तव में कुछ शोध बताते थे कि कम तापमान कुछ वायरस की सक्रियता को दबा सकता है। अपने शक की पुष्टि करने के लिए वह अकेले एक झील के किनारे गई। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड में आधा घंटा पानी में रही। जब बाहर निकली तो शरीर का तापमान कई डिग्री गिर चुका था और उसकी आंखों की लालिमा भी कम हो गई थी। एलिन के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। शायद यही रास्ता है। अगले ही दिन वह अस्पताल भागी, लेकिन वहाँ पहले जैसी भीड़ नहीं थी। गलियारों में सन्नाटा और मौत की गंध फैली थी। उसने अपने सबसे करीबी सहयोगी डेनियल को अपनी खोज बताई, लेकिन डेनियल बेहद व्यस्त था। हर तरफ मौत थी और उसके पास किसी अनुमान को आजमाने का समय नहीं था। घर लौटकर एलिन ने टीवी पर खबर देखी। वही महिला शोधकर्ता जिसने दवा कंपनी की पोल खोली थी। उस रात एलिन ने उसके घर के बाहर इंतजार किया। वह उसे रोककर अपनी खोज बताती है। शोधकर्ता ने ध्यान से सुना। वह वायरस की संरचना समझती थी। उसने माना, सिद्धांत रूप से कम तापमान वायरस की गतिविधि धीमी कर सकता है, लेकिन इसे बड़े स्तर पर साबित करना होगा। क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, अब सिर्फ एक ही रास्ता था, पूर्व प्रधानमंत्री क्रिस से संपर्क। इस बीच हालात और बिगड़ चुके थे। हर दिन हजारों बल्कि दसियों हजार लोग मर रहे थे। सरकार के पास बड़े पैमाने पर प्रयोग करने का समय नहीं था। नई प्रधानमंत्री सागा ने लंबी सोच विचार के बाद फैसला किया, जो भी संसाधन बचे हैं इस नई थेरेपी पर लगा दिए जाए। देश की आखिरी उम्मीद अब एलिन और उस शोधकर्ता पर थी। उधर विल्सन बम लेकर प्रशासनिक भवन पहुंच चुका था। पुलिस और सैनिक बाहर प्रदर्शनकारियों से जूझ रहे थे। किसी ने उसके बैग पर ध्यान नहीं दिया। सागा जनता को शांत करने के लिए भाषण देने जा रही थी कि तभी एक भयानक धमाका हुआ। धूल का गुब्बार छूटा तो सागा किसी तरह खड़ी थी। इमारत मजबूत थी, वह बच गई। उसे तुरंत भूमिगत बंकर में ले जाया गया, जहां संकट के समय युद्धकालीन कमांड सेंटर बनाया जाता है। लेकिन बाहर हालात बेकाबू थे। लोग सड़कों पर उमड़ रहे थे। सैनिक भी कम पड़ रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट और भयावह थी। सिर्फ एक दिन में 80,000 मौतें। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ ही दिनों में पूरा देश खाली हो जाएगा। अब सबकी निगाहें लो टेम्परेचर थेरेपी पर थी। एलिन और शोधकर्ता ने छोटे स्तर पर प्रयोग शुरू कर दिए। सुविधाएं सीमित थी, लेकिन जरूरी उपकरण मिल गए। स्वयं सेवकों की कमी नहीं थी, क्योंकि अब हर कोई मरने से पहले आखिरी कोशिश करना चाहता था। इनमें एलिन और कर्ली भी शामिल थी। योजना साफ थी, अत्यधिक ठंडे सलाइन सॉल्यूशन से शरीर का तापमान नियंत्रित तरीके से कम किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया मशीनों की निगरानी में होगी ताकि कोई जमकर मर न जाए। जब लोगों ने जोखिम सुना तो कुछ पीछे हट गए। तभी एलिन आगे आई। उसने कहा, वैसे भी हम मरने वाले हैं, तो क्यों ना उम्मीद के लिए दांव लगाए। ये सिर्फ हमारी जान का सवाल नहीं, पूरे देश का भविष्य दांव पर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सभी ने हामी भर दी। उन्हें मेडिकल बेड पर बांध दिया गया। शरीर पर पट्टियां लपेटी
गईं ताकि अचानक ठंड से झटका न लगे। एलेन और कर्ली ने एक दूसरे की आंखों में देखा। 4 मिनट की यह प्रक्रिया जिंदगी और मौत के बीच की रस्सी पर चलने जैसा था। काउंटरडाउन शुरू हुआ। बर्फ जैसे ठंडे सलाइन का प्रवाह नसों में दौड़ गया। एलेन का शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे सबकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति गहरी हाइपोथर्मिक बेहोशी में चला गया। इसी बीच क्रिस जेल पहुंच चुका था। अंदर का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। लाशें बिखरी पड़ी थी। दंगा हो चुका था। एक जीवित गार्ड से उसने बेटे यूगो का कमरा पूछा, फिर दौड़ पड़ा। लेकिन जेल बहुत बड़ी थी, उसे कमरा नहीं मिल रहा था। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज आई। चेक पोस्ट के सैनिक पीछा करते हुए पहुंच चुके थे। आखिरकार उसने एक दरवाजा खोला और उसी पल उसके पेट में तेज दर्द हुआ। यूगो ने उसे हमलावर समझकर वार कर दिया था। गलतफहमी दूर हुई। बेटे की आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ अपराध बोध था। दोनों किसी तरह पहरेदारों से बचकर निकल गए। क्रिस ने पहले ही योजना बना रखी थी। शहर से भागना होगा। उसने सालों पहले एक छोटा हेलीकॉप्टर छिपा कर रखा था। 4 साल पहले उसने बेटे को पायलट लाइसेंस दिलवाया था। शायद तब भी उसके मन में कहीं यह डर था कि एक दिन भागना पड़ सकता है, और अब वही दिन सामने खड़ा था। कहानी यहाँ अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुकी है। एक तरफ प्रयोगशाला में मौत से जंग, दूसरी तरफ टूटता हुआ देश और आसमान में उड़ान भरने की आखिरी कोशिश। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ठंड सच में मौत को रोक पाएगी, या ये मानवता की आखिरी सांसें हैं। जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरने ही वाला था, क्रिस वहीं खड़ा रह गया। वह जानता था कि वह खुद संक्रमित है। उसके पास गिनती के ही दिन बचे हैं। वह किसी और शहर जाकर वायरस नहीं फैलाना चाहता था, और कुछ अधूरे हिसाब उसे यहीं चुकाने थे। यूगो कॉकपिट में बैठा। इंजन की आवाज तेज हुई और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आसमान में उठ गया। क्रिस दूर तक उसे देखता रहा। जाते जाते उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आई लव यू। उसी क्षण कुछ सैन्य गाड़ियां वहां आकर रुकी। क्रिस ने पलट कर देखा और बिना भागे बिना छिपे वहीं खड़ा रहा। उधर प्रयोगशाला में लो टेम्परेचर थेरेपी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। 4 मिनट की स्लाइन इन्फ्यूजन पूरी हुई। डॉक्टर और नर्सें मरीजों के शरीर से उपकरण हटाने लगी। तभी कर्ली का शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसे तुरंत वार्मिंग रूम में ले जाया गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका दिल धड़कना बंद कर चुका था। कुछ देर बाद एलेन को होश आया। उसने देखा कई बेड खाली थे। सबसे पहले उसकी नजर कर्ली को ढूंढने लगी। घबराहट में वह उठकर बाहर भागी, और जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया तोड़ दी। कर्ली सफेद चादर के नीचे शांत पड़ी थी, ठंडी, निष्पंद, हमेशा के लिए। महिला शोधकर्ता ने भारी आवाज में समझाया, वह बहुत लंबे समय से संक्रमित थी। उसका शरीर अब और नहीं लड़ सका, लेकिन उम्मीद पूरी तरह नहीं मरी थी। जिन मरीजों का संक्रमण शुरुआती चरण में था, उनमें स्पष्ट सुधार दिखा। कुछ लोगों की आंखों की लालिमा आधी से भी कम हो गई थी। यह साबित हो चुका था, कम तापमान वायरस की सक्रियता को दबा सकता है। इलाज पूरी तरह नहीं, लेकिन मौत की रफ्तार को धीमा करने का रास्ता मिल चुका था। शहर अब भी अराजक था। सड़कें जली हुई गाड़ियों और टूटे कांच से भरी थी। हर घर में कोई न कोई शोक में डूबा था, लेकिन क्षितिज पर हल्की सी रोशनी उभर आई थी। यह आपदा दरअसल एक निर्मम छंटनी थी। कमजोर टूट गए, कुछ बचे हुए लोग खड़े हो गए, और वही लोग सभ्यता की लौ को आगे बढ़ाएंगे।